विद्यार्थियों, इस कक्षा में आप पढ़ने वाले हैं पठितावबोधनम। पठितावबोधनम का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? यानी कि जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित पाठ हैं, जो आपके द्वारा पढ़ लिए गए हैं, उनमें से कुछ गद्यांश या कुछ पद्यांश जो है वो दे करके उन पर आधारित प्रश्न पूछा जाना, ठीक है ना। उन प्रश्नों के उत्तर लिखना, यानी कि जैसे कि कोई गद्यांश आता है, पद्यांश आता है, तो उनमें या उसके अंतर्गत बनने वाले प्रश्नों के जवाब देना पठितावबोधन कहलाता है। ऐसा ही होता है अपठितावबोधनम, यानी कि जो आपके द्वारा पढ़ा नहीं गया है और वहां से प्रश्न किया जाए, उन गद्यांश या पद्यांश के आधार पर प्रश्न किया जाए। तो ऐसा तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, जो आपके पाठों के अंतर्गत गद्यांश हैं वो हम यहां पर लेने वाले हैं और उनसे संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका अध्ययन हम यहां पर करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, कॉपी पेन हाथ में लेके बैठ जाइए, साथ में लेके बैठ जाइए और समझिए, और समझने के साथ साथ लिखिए, ठीक है ना, कि पठितावबोधनम जो ये विषय है, इसमें गद्यांश के प्रश्नों का सोल्व कैसे किया जाता है वो हम यहां पर सीखने वाले हैं। तो आइए विद्यार्थी, शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रश्न इस प्रकार आता है आपके यहां पर, अधोलिखितम गद्यांशम। यहां पर देखिए गद्यांशम लिखा हुआ है, ठीक है ना, गद्यांशम, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है? गद्यांशम। यानी अधोलिखित जो गद्यांश है उसको पठित्वा पढ़कर प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये गद्यांश है, इसको पढ़ना है। इस प्रश्न खुद कह रहा है कि पठित्वा पढ़ करके। तो विद्यार्थियों, ये बात ध्यान रखना है कि ऐसे जो गद्यांश आते हैं, जब आपको प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते, तो कई बच्चे करते हैं कि जहां से लाइन मिलती है वहीं से प्रश्नों का उत्तर लिखना प्रारंभ कर देते हैं जबरदस्ती, चाहे वो उसका उत्तर हो ही ना। तो ऐसा नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है तो फिर क्या करना है? तो सबसे पहले आपका जो गद्यांश है उसे आप पढ़िए, एक बार पढ़िए। एक बार में आपको अर्थ समझ में नहीं आता है तो दोबारा पढ़ लीजिए, ठीक है। दोबारा आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप इसको 2 बार पढ़ेंगे तो 2 बार आपको ये समझ में आ जाएगा कि यह कहना क्या चाहता है। फिर उसके बाद में आप पढ़िए आपके जो दिए गए प्रश्न है उनको प्रश्नों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रश्नों को समझ में आ जाएगा कि पूछ क्या रहा है। तो यहां पर प्रश्नों को पढ़ने के उपरांत आप फिर वापस गद्यांश पे आ जाइए। गद्यांश पे आएंगे तो वहां पर आप इसको एक बार फिर पढ़ लीजिए। 3 बार अगर आप ऐसे पढ़ लेते हैं इसको, तो यहां पर देखिए ये गद्यांश आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर एक एक प्रश्न का उत्तर आप देते जाइए, ठीक है ना। लाइन जहां मिले वहां से उत्तर मत लिखिए, प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न क्या पूछ रहा है वो जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है, वैसे ही आपको करना है। तो यहां पर सबसे पहले देखिए हम क्या कर लेते हैं, गद्यांश को पढ़ लेते हैं। तो देखिए पढ़ते हैं। आर्यभट्टः फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसिति स्म, गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनम आधृत्य एव तेन प्रतिपादितम यत् ग्रहणे राहु केतु नामकौ दानवौ नास्ति कारणम, तत्र तु सूर्य चंद्र पृथिवी इति 3 एव कारणानि, सूर्यं परितः भ्रमन्त्याः पृथिव्याः चंद्रस्य परिक्रमापथेन संयोगात् ग्रहणं भवति, यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति, तथैव पृथ्वी सूर्ययोः मध्य समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं दृश्यते। यह आपका छोटा सा गद्यांश है जो कि आपको पता होना चाहिए कि आर्यभट्ट नामक जो पाठ है वहां से ये लिया गया है। तो यहां पर अर्थ क्या हुआ इसका? हमने गद्यांश तो पढ़ लिया लेकिन अर्थ कहां पढ़ा, तो अर्थ भी जान लेते हैं। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे, इसमें लग गया इसलिए। गणित की जो पद्धति है उसके द्वारा किए गए आकलन को आधार करके या आधार बना करके ही उसके द्वारा प्रतिपादित किया गया कि ग्रहण में राहु और केतु नामक जो 2 दानव होते हैं वो कारण नहीं है। वहां पर सूर्य चंद्र और पृथ्वी ये 3 एव कारणानि, 3 ही कारण हैं या होते हैं। सूर्यम परितः, सूर्य के चारों ओर,
सूर्यम परितः, सूर्य के चारों ओर, ध्यान रखना हमने परितः पढ़ा था, कारक में पढ़ा था, उपपद विभक्ति के साथ में, ठीक है ना। तो वहां पर पढ़ा था परितः यानी चारों ओर, इसके योग में द्वितीय होती है, तो सूर्य में द्वितीय है। चारों ओर भ्रमंत्या, घूमती हुई, पृथिव्या, पृथ्वी के, ठीक है ना, चंद्रस्य परिक्रमा पथेन, जैसे देखिए सूर्य होता है, सूर्य के चक्कर जो चक्कर लगाती है पृथ्वी लगाती है, और पृथ्वी के चक्कर चंद्रमा लगाता है। तो चंद्रमा के परिक्रमा पथेन, चंद्रमा के परिक्रमा पथ से संयोगात, संयोग से ग्रहणम भवति, ग्रहण होता है, ठीक है ना। ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप जानते भी हैं, ठीक है ना। यदा पृथिव्या, जब पृथ्वी की छाया पातेन, छाया गिरने से चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यते, चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, तब तदा यानी तब चंद्र ग्रहणम भवति, चंद्र ग्रहण होता है। तथैव, उसी प्रकार पृथ्वी सूर्ययोः, पृथ्वी और सूर्य के मध्य यानी बीच में आए हुए चंद्रमा की छाया से सूर्य ग्रहणम दृश्यते, सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। विद्यार्थियों यहां पर हमने इसको पढ़ लिया है। अब इससे संबंधित प्रश्न कौन से हैं उनको पढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न, हालांकि मैंने यहां पर प्रश्नों के उत्तर साथ के साथ दे दिए हैं विद्यार्थियों, आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए, लेकिन अगर प्रश्नों के उत्तर नहीं है तो अब यहां उत्तर कैसे ढूंढे, तो वो देखिए, ग्रहणे तेन प्रतिपादितानि कति कारणानि सन्ति, यह आपके सामने प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ा कि ग्रहण में तेन, उसके द्वारा, किसके द्वारा, आर्यभट्ट के द्वारा, प्रतिपादितानि, प्रतिपादित किए गए, कति, कितने, कारणानि सन्ति, कारण है। तो यहां प्रश्न कहां बन रहा है, कति पे बन रहा है। तो आप यहां पर देखिए, यहां प्रश्न में नहीं दे रखा कि एक पद में लिखो, पूरे वाक्य में लिखो, तो हमें पूरे वाक्य में लिखना है जब निर्देश नहीं हो। निर्देश हो तब तो वैसे ही करना है। तो यहां पर प्रश्न का उत्तर देंगे तो यहां प्रश्नवाचक पद हमने ढूंढा कति, तो यहां पर आपको पता है कि कितने कारण हैं, 3 ही कारण हैं, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा। तो यहां देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ यहां पर अलग रंग में इसलिए लिखा क्योंकि यहां पर इसके स्थान पर हमें त्रीणी लिखना है और यही हमारा उत्तर है, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर पूर्ण विराम लगा देना है। तो यह हमारा उत्तर हो गया। बात समझ में आ रही ना विद्यार्थियों, ठीक है। फिर आगे देखिए, दानवों कौ आस्ताम, दानव कौन दो थे, दो कौन थे, तो यहां पर देखिए, यहां पर राहु और केतु नामक, यही है, तो यही हमने यहां पर लिखा, राहु केतु नामक दानवों आस्ताम, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो दानवों कौ, यहां प्रश्न क्या है, कौ, कौन दो, तो राहु केतु नामक दानवों आस्ताम। बात समझ में आ रही है। तो हमें यहां पर ऐसा नहीं कि प्रश्न को देख करके हम यहां पीछे चलें और जैसे कि यहां पर यहां से शुरू कर दे, गणितीय पद्यत्या कृतम आकलनम आधृत्य एव तेन प्रतिपादितम यद ग्रहणे राहु केतु नामकौ दानवौ नास्ति कारणम तत्र तु सूर्य पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि, ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है ना। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और जितना पूछा है उतना ही उत्तर दें, ठीक है। फिर आगे देखिए, ग्रहण से कारणम किम अस्ति, ग्रहण का कारण क्या है, तो ग्रहण का कारण अब यहां पर देखिए किम क्या है यह पूछा है, तो 3 ही तो कारण है और वो 3 कौन से हैं, यहां पर देखिए, ग्रहणस्य सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि सन्ति। अब देखिए यहां एक वचन में प्रश्न पूछा गया है लेकिन कारण 3 है इसलिए बहुवचन हो गया। तो सूर्य किम के स्थान पे सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि सन्ति, समझ में आ गया। तो ये यहां पर इस प्रश्न का ऐसे उत्तर होगा। आ गई बात समझ में, ठीक है ना। और एक बात और बताना चाहूंगा यहां इस प्रश्न में कि कति कारणानि सन्ति, कितने कारण है इतना ही पूछा है, कौन से हैं ऐसा नहीं पूछा है। तो आप पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा ये जो 3 कारण है वो मत लिख देना, यहाँ पे केवल कति है तो उतना ही, त्रीणि, समझ में आ गया। फिर आगे देखिए, यहां पर देखिए ये जो प्रश्न थे वो हैं आपके गद्यांश से संबंधित जो प्रश्नोत्तर सामान्य होते हैं। अब यहां से देखिए, यहां पर व्याकरणिक या भाषा से संबंधित प्रश्न किए गए हैं, वो कैसे, देखिए, सूर्यम परितः भ्रमन्त्यः पृथिव्यः अस्मिन् वाक्ये, ठीक है ना, रेखांकित पदे का विभक्ति अस्ति। अब देखिए यहां रेखांकित पद है ही नहीं, ठीक है ना, ये वाला है रेखांकित पद सूर्य, ठीक है। तो यहां रेखांकित पद कौन सा है, सूर्य है, इसको रेखांकित करना है और बताना है कि यहां
रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, ऐसे प्रश्न किया जा सकता है। तो ऐसा जब प्रश्न आए तो आपको क्या जवाब देना है, यहां पर देख लीजिए कौन सी विभक्ति है, यहां सूर्यम में द्वितीय विभक्ति है। तो ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। विद्यार्थियों यहां पर इन प्रश्नों के उत्तर साथ में देने का मतलब यहां पर यह है कि ऐसा प्रकार आपसे पूछा जा सकता है, ऐसा तरीका प्रश्न का हो सकता है, ये आपको मैं सिखाना है। यहां पर इनको लिख करके रटना नहीं है। आ रही बात समझ में विद्यार्थियों? आपको प्रश्न का तरीका समझना है और जो मैं बात बताना चाह रहा हूं कि आपको उत्तर किस प्रकार देना है, वो चीज आपको सीखनी है। ठीक है ना? आ गई बात समझ में? तो यहां पर विभक्ति से संबंधित प्रश्न भी पूछ सकता है। तो आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, तथैव इति पदस्य संधि विच्छेदम कुरुता। तथैव ये पद है, इसका संधि विच्छेद पूछा जा सकता है। मतलब विभक्ति पूछ सकता है, संधि विच्छेद पूछ सकता है। ठीक है ना? तो यहां पर देखिए, तथा धन एव कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। पढ़ा है ना आपने? कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। हालांकि यहां पर नाम नहीं पूछा, नाम नहीं पूछा तो मत बताओ, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं यहां बता रहा हूं कि वृद्धि संधि है। अगर पूछे तो आपको बताना पड़ेगा। कैसे है? तो आ और ए मिलकर के ऐ का निर्माण करते हैं और तथैव बनता है। ठीक है? फिर आगे देखिए, अंधकारः इति पदस्य विलोम पदम गद्यांशात् चित्वा लिखत। ठीक है? अंधकारः, देखिए अब यहां पर गद्यांश में आप देखेंगे तो यहां पर देखिए, यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है? यहां पर आपको जैसे प्रकाशः ये नजर आ रहा है। ठीक है? तो यहां जो गद्यांश में पद आएगा, ठीक है, उसका जस्ट उल्टा या उसका समानार्थक पद आपको प्रश्न में देगा। जैसा कि यहां पर दे दिया, यहां पर अंधकार दे दिया, प्रकाश का उल्टा, तो आपको अंधकार दे दिया और कह दिया कि विलोम पदम, विलोम पद गद्यांश से चुन करके आपको लिखना है। ठीक है? तो आपने चुना और लिख दिया प्रकाश। इसका पर्याय भी पूछा जा सकता है। ठीक है? तो यहां प्रश्न का प्रकार समझना कि कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर आगे देखिए, यहां पर अगला प्रश्न जैसा मैं बता रहा था, राक्षसौ इति पदस्य समानार्थक पदम गद्यांशात् चित्वा लिखत। समानार्थक पद, समानार्थक पद का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। ठीक है? अब राक्षसौ है, ठीक है ना? तो राक्षस वहां नहीं आया, वहां दानव शब्द आया है, तो यहां दानव का अर्थ भी राक्षस और राक्षस का अर्थ भी राक्षस, तो यहां राक्षसौ। अब वही आपको लिखना है दानवौ। ठीक है? आपका उत्तर हो गया। लेकिन यहां एक बात ध्यान रखना है कि यहां जो गद्यांश में नहीं है ऐसे शब्द दिए, तो वहां आपको विभक्ति, ठीक है ना, और वचन ध्यान रखना है, तय कर लेना है। यहां प्रथमा एक वचन है तो ये भी प्रथमा एक वचन है, यहां पर प्रथमा का द्विवचन है तो यहां प्रथमा का द्विवचन है, और ध्यान रखना ये द्वितीय द्विवचन में भी बनता है। ठीक है ना? तो यहां वचन और विभक्ति है समान। आगे बात समझ में? ठीक है ना? तो ये विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना? ऐसा ही हम एक और उदाहरण लेते हैं। यहां पर देखिए, अगला उदाहरण आपके सामने है प्रश्न के रूप में। देखिए यहां पर, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। ठीक है? ये जो गद्यांश है इसको पढ़ो और इससे बनने वाले प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं, देने हैं। अब यहां पर देखिए, ये जो गद्यांश लिया गया है वो सावित्रीबाई फुले नामक जो पाठ है वहां से लिया गया है। ठीक है? तो ऐसे ही छोटे छोटे गद्यांश आपको दिए जा सकते हैं। तो ये आइए शुरुआत करते हैं, पढ़ लेते हैं, पहले अर्थ जान लेते हैं, उसके बाद में प्रश्नों के उत्तर देंगे। सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। ठीक है? यहां पर देखिए कौन से पद हैं, आप पढ़ते समय ही ध्यान रख लीजिए। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने मुखरम अत्यधिक विरोध किया। ठीक है ना? मुखरम यानी अत्यधिक, विरोधम यानी विरोध, अकरोत यानी किया। ठीक है? अब यहां पर प्रश्न हो सकता है, ध्यान रखना कि सामाजिक कुरीतियों का विरोध किसने किया? तो सावित्री ने। और ऐसा भी हो सकता है कि सावित्री ने किसका विरोध किया? सामाजिक कुरीति नाम। ठीक है? और कैसा विरोध किया? मुखरम विरोध किया, अत्यधिक विरोध किया। विद्वानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय साक्षात नापिता ही मिलता। विद्वाओं के शिरोमुंडन के निराकरण के लिए वह या उसने साक्षात नाइयों से मिली, वह साक्षात नाइयों से मिली। ठीक है ना? अब यहां पर देखिए विद्यार्थियों, यहां यह पद आया है सा,
ठीक है ना। सा कौन, सावित्री, यानी कि ये सर्वनाम पद है और इसके स्थान पर संज्ञा पद लिखना भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, सा किसके लिए आया है, सा सावित्री के लिए आया है। ठीक है, आगे देखिए, फिर आगे फलतः केचन नापिता अस्याम रूढ़ौ सहभागिताम अत्यजन। ठीक है, फलस्वरूप कुछ नाई इस रूढ़िवादिता में सहभागिता को, ठीक है ना, त्याग दिया। कुछ नाइयों ने जो ये रूढ़िवादिता थी, इस रूढ़िवादिता में जो सहभागिता थी उसको त्याग दिया, मतलब साथ देना छोड़ दिया, वो इस रूढ़िवादिता में शामिल नहीं हुए। ठीक है, अब यहां पर देखिए विद्यार्थियों, एक चीज और मैं आपको बताता हूं कि यहां पर केचन नापिता, जैसे कि नाई है और अत्यजन ये क्रिया है, ये कर्ता हो गया, ये क्रिया हो गई, तो कर्ता और क्रिया भी आपसे पूछी जा सकती है। तो वाक्य में क्या कर्ता है, क्या क्रिया है, तो यहां पर कर्ता हमेशा जो है प्रथमा विभक्ति का होता है, उसके अनुसार क्रिया होती है। तो यहां कर्ता प्रथमा विभक्ति का है, साथ ही साथ कर्ता में हमें यह भी देखना है कौन से पुरुष का है, कौन सा वचन है। तो यहां ये प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो क्रिया भी हमारे प्रथम पुरुष की बहुवचन आएगी। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो आगे देखिए, एक बार सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत् कूपम निकषा क्षीण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातीयः काश्चित् नार्यः जलम पातुम याचन्ते स्म। ठीक है, एकदा यानी एक बार सावित्री के द्वारा मार्गे यानी मार्ग में दृष्टम यानी देखा गया, क्या, यत् की कूपम निकषा कुएं के पास में। ध्यान रखना, किसी भी अव्यय का अर्थ भी पूछा जा सकता है। परितः चारों ओर, निकषा पास में, ठीक है ना, अव्यय का अर्थ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर आगे देखिए, शीर्ण वस्त्रावृता यानी फटे पुराने वस्त्रों से युक्त, तथा कथिता यानी कि बुरे शब्द कही गई, निम्न जाति या निम्न जाति की, काश्चित कुछ, नारियां जलम पातुम जल पीने के लिए, याचन्ते इसमें मांग रही थी, जल पीने के लिए मांग रही थी। उच्च वर्गीयाः उपहासम कुर्वन्त्यः कूपात् जलोद्धरणम अवारयन्। जो उच्च वर्ग की जो नारियां थी वो उपहास करती हुई कुएं से जलोद्धरणम, जल को जो उद्धरण हो रहा था, जल निकाला जा रहा था, जल जो निकालना था, ठीक है ना, उसको लेने से मना कर दिया। ठीक है ना, मतलब रोक दिया। अवारयन का मतलब रोक दिया। सावित्री एतत् अपमानम सोढुम नाशक्नोत। सावित्री ने यह अपमान सोढुम यानी सहन करने के लिए, ठीक है ना, नाशक्नोत यानी सक्षम नहीं हुई, अर्थात उसने यह अपमान सहन नहीं किया। सा ताह स्त्रियः निज गृहम नीतवती। सा यानी उसने, ठीक है ना, यानी वह, उसने या वह कौन, सावित्री। ताह स्त्रियः उन स्त्रियों को, यहां ध्यान रखना द्वितीय विभक्ति है, उन स्त्रियों को निज गृहम अपने घर, नीतवती यानी ले गई। ठीक है, तड़ागम दर्शयित्वा तालाब दिखाकर, अकथयत कही या उसने कहा तालाब दिखाकर, यत की यथेष्टम अपनी इच्छा अनुसार, यथेष्टम यानी अपनी इच्छा अनुसार, जलम नयता जल ले लो। ठीक है, सार्वजनिको अयम तड़ागः, सार्वजनिक है यह तड़ाग, तालाब। अब यहां पर देखिए तालाब की बात आई है तो सरोवरः, सरः, तड़ागः ये सारे पर्याय है, तो यहां इससे संबंधित भी प्रश्न किए जा सकते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, क्या प्रश्न यहां से हो सकते हैं। आपने गद्यांश को देखा, मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई, इन बातों को ध्यान रखना है। अब आगे देखिए यहां पर कि पहला प्रश्न क्या है। सावित्री कासा मुखरम विरोधम अकरोत। ठीक है, यहां प्रश्न क्या है, सावित्री ने किन का अत्यधिक विरोध किया। तो यहां कासाम है, तो यहां कासाम है, तो इसके स्थान पर देखिए षष्ठी का बहुवचन स्त्रीलिंग में है, तो इसका उत्तर क्या हो सकता है। यहां पर देखिए मैंने बताया था सामाजिक कुरीति नाम, सामाजिक कुरीतियों का उन्होंने अत्यधिक विरोध किया, तो कासाम के स्थान पे आपने लिखा सावित्री सामाजिक कुरीति नाम मुखरम विरोधम अकरोत। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो किसके स्थान पर क्या लिखना है, बाकी तो वैसे के वैसे आ रहा है, हमें कुछ बदलाव ही नहीं करना है, हमारा तो उत्तर इतना सा है ना। लेकिन आप गलती करते हैं कि क्या पूरी लाइन आप लिखने बैठ जाते हैं। मान लीजिएगा कि इतना सा प्रश्न है, इतना सा उत्तर है, एक पद में आपको उत्तर लिखना है, तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। ठीक है, आप पूरी लाइन लिखने बैठेंगे, गद्यांश में से पूरी वैसे की वैसे लाइन उतार देंगे, तो वो सही नहीं होता। आ गई बात समझ में, इन बातों का ध्यान रखना है।
सावित्री किमर्थम साक्षात नापितई मिलिता, सावित्री ने किस लिए, किमर्थम किस लिए, साक्षात यानी कि प्रत्यक्ष रूप में नाइयों से मिली, वह क्यों, उसने क्यों मुलाकात की उनसे, नाइयों से, ठीक है, क्यों। यहां पर देखिए विद्वानाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय, विधवाओं का जो शिरोमुंडन होता था, मुंडन होता था, बाल काटे जाते थे, उनके निराकरण के लिए वो साक्षात नाइयों से मिली, ठीक है, किमर्थम के। अब देखिए यहां पर एक इतना सा पद है प्रश्नवाचक और यहां उत्तर आ रहा है इतना, ठीक है, समझ में आ रहा है। निराकरणाय यानी दूर करने के लिए, मना करने के लिए, बंद करने के लिए, किनका, विद्वानाम शिरोमुंडनस्य, विधवाओं का जो शिरोमुंडन होता है उसको बंद करवाने के लिए, ठीक है। फिर आगे अगला प्रश्न क्या है, का ताह स्त्रियः निज गृहम नीतवती, कौन उन स्त्रियों को अपने घर ले गई, कौन ले गई थी, सावित्री, तो यहां का के स्थान पे सावित्री। समझ में आ गया, आ रही ना बात समझ में। आइए आगे चलते हैं, आगे देखिए। अब देखिए यहां पर ये जो 3 प्रश्न थे वो थे सामान्य प्रश्नोत्तर। अब आगे जो प्रश्न है वो है व्याकरण से संबंधित प्रश्न। वो कैसे, पातुम इति पदस्य प्रकृति प्रत्ययम लिखत, पातुम इस प्रत्यय का प्रकृति प्रत्यय लिखना है। आपको पता ही है प्रकृति 2 प्रकार की होती है, क्या, प्रकृति 2 प्रकार की होती है, एक तो आपके पास धातु होता है और एक आपके साथ जो है प्रातिपदिक होता है। प्रातिपदिक का मतलब जो शब्द है वह, और धातु का मतलब आप जानते ही हैं। तो यहां पर पा धातु है और तुमुन प्रत्यय है, ठीक है, तुमुन प्रत्यय आपने पढ़ ही लिया है तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, पीने के लिए, तो ये आपका उत्तर हो गया। ऐसे ही और कौन से पद हो सकते थे, देखिए यहां पर देखिए और पद हो सकते थे आपके सामने, जैसे कि पातुम आ गया, वैसे सोढुम आ सकता था तुमुन प्रत्यय के लिए, ठीक है ना। और यहां पर और भी है अपने पास में, जैसे कुर्वन्त्यः, ठीक है, पातुम आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसे और भी सारे पद आ सकते हैं। आगे बात समझ में, प्रत्यय से संबंधित यहां प्रश्नों का प्रकार आपके सामने है विद्यार्थियों, कि प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं। और यहां पर हर मतलब जैसे प्रत्यय से, संधि से, विभक्तियों का या अव्यय का अर्थ, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, पथि इति पदस्य समानार्थक पदम गद्यांशात् चित्वा लिखत, पथि ये जो है इसका समानार्थक पद, ठीक है ना, पथि का मतलब मार्ग में, और मार्गे आया है शब्द हमारे पास में, तो इसका पर्याय हो गया मार्गे। चूंकि यहां सप्तमी का एक वचन है ये, और ये भी सप्तमी का एक वचन है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि विभक्ति वचन समान रहेगा, ठीक है ना। आगे देखिए अगला, मुखरम विरोधम इत्यनयोः विशेषण पदम किम अस्ति, ठीक है, मुखरम विरोधम, यहां पर 2 पद हैं और इन दोनों में से विशेषण पद कौन सा है। देखिए विशेषण और विशेष्य भी पूछा जा सकता है, तो विशेषण कौन सा है, देखिए हम पहचानते हैं, विरोधम यानी विरोध और मुखरम यानी अत्यधिक। विरोध करना है तो विरोध कैसा है, अत्यधिक है, ज्यादा है, तो यहां पर विरोध जो है वो विशेष्य है और अत्यधिक उसकी विशेषता है। तो यहां पर विशेषण पूछा गया है, तो यहां पर विशेषण हो गया मुखरम, तो यह आपका उत्तर हो गया। आगे बात समझ में विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार विशेषण विशेष से संबंधित भी प्रश्न किए जा सकते हैं। आइए आगे देखते हैं, आगे देखिए, कूपात जलोद्धरणम अवारयन अस्मिन् वाक्य रेखांकित पदे का विभक्ति अस्ति। देखिए यहां फिर रेखांकित नहीं है, लेकिन ये रेखांकित है, आप इसको समझिए, ये रेखांकित है, ठीक है ना, रेखांकित है। अब इस रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, तो आप जान सकते हैं कौन सी है, कुपात में पंचमी विभक्ति है, विभक्ति से संबंधित प्रश्न है। हाँ यहां पर देखिए जलोद्धरणम इसमें पूछा जाता है तो द्वितीय विभक्ति है यहां पर, ठीक है, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। अब आगे देखिए, सामाजिक कुरुति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत, यहां पर देखिए ये वाक्य है, यहां पर यहां तक इत्यस्मात् वाक्यात्, ठीक है ना, इत्यस्मात् वाक्यात्, यहां पर वाक्य है, यहां पर वाक्यात्, ठीक है, कर्तृपदम चित्वा लिखत, कर्तृपद चुन करके लिखना है, यानी कि कर्ता लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है, कर्ता आपको बताना है यहां से, ठीक है। यहां सामाजिक कुरुति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत, देखिए अकरोत आ गई क्रिया, किया, ठीक है ना, और इससे सीधा कनेक्ट कर लो आप, किसने किया, तो आपका उत्तर क्या आ रहा है, सावित्री, तो आपका उत्तर भी क्या हो जाएगा, सावित्री, सावित्री ने तो किया, क्या किया, तो यहां देखिए सामाजिक कुरीतियों का अत्यधिक विरोध किया, समझ में आ गया।
तो ऐसा प्रश्न होगा और आपको कर्ता ढूंढ करके बताना होगा। उल्टा भी हो सकता है विद्यार्थियों, आपको बताना हो यहां पर क्रिया, इसकी जगह आपको क्रिया बतानी हो तो आप क्या बताएंगे? क्रिया। तो क्रिया वाक्य के अंत में होती है, ये आपको पता है, लेकिन कभी कभी बीच में भी आ जाती है, तो वहां पर ध्यान रखना है। ठीक है ना विद्यार्थियों? तो यहां पर देखिए, इस प्रकार हमने यहां पर पठितावबोधनम पढ़ा और इसमें आने वाले प्रश्नों को समझा, देखा कि किस प्रकार से प्रश्न होते हैं और किस प्रकार से उत्तर लिखे जा सकते हैं। विद्यार्थियों, ये आपके व्याकरण के अंतर्गत अंतिम बिंदु था। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों कि आपने इस व्याकरण के इन बिंदुओं को या इस बिंदु को, सभी बिंदुओं को अच्छे से ध्यान से समझा होगा, पढ़ा होगा और अपनी कॉपी और मस्तिष्क दोनों में लिखा होगा। ठीक है ना? और उम्मीद रखता हूं आपसे, आप आगे भी इसी प्रकार अच्छे से पढ़ेंगे, लिखेंगे और विषय को अच्छे से गंभीरतापूर्वक समझेंगे। तो इस प्रकार ये व्याकरण का और आपकी रुचिरा तृतीय भाग का पाठ्यक्रम समाप्त होता है। मैं उम्मीद रखता हूं कि आपसे मेरे साथ ये आपकी जो यात्रा रही है पाठ्यक्रम को पूरा करने में, जो आपका सहयोग रहा है, अच्छा रहा है। धन्यवाद।